हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम 5 दिसंबर 2025 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा डेली द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करते हैं, जिसमें हमारा पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये सब हमारे जो है मेजर सब्जेक्ट होते हैं। इनके साथ ही एक जियोग्राफी भी हमारा मेजर सब्जेक्ट है। किसी भी एग्जाम में ये जो सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इवनली इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो सेशन शुरू करने से पहले हमने आपको कल दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या था कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये चीज़ कही थी, इन्होंने ये आदेश दिया था कि जो स्मार्टफोन है उनमें प्री इंस्टॉल होना चाहिए संचार साथी ऐप मार्च 2026 से। तो कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है हमें पता ही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। अब चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। न्यूज क्या आ रही है कि डिप्लॉय फ्रेश स्टाफ टू ईज बीएलओ's वर्कलोड, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि बीएलओ के वर्कलोड को कम करने के लिए या फिर आसान करने के लिए कुछ नए जो बीएलओ हैं फ्रेश, उनको एक तरह से तैनात किया जाएगा। कुछ नए कर्मचारी होंगे जिनको बीएलओ बनाया जाएगा। कोर्ट से स्टेट्स को डिप्लॉय एडिशनल स्टाफ, डिस्ट्रेस ऑफ बीएलओ कैन नॉट हैम्पर द एक्सरसाइज। जैसे कि हमें पता है अभी सभी स्टेट्स में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उसके चलते जो बीएलओ है वो काफी ज्यादा चिंतित है। और आपने ये भी सुना होगा करीब 35 से 40 बीएलओ थे जिन्होंने इसके वर्कलोड को लेकर सुसाइड कर लिया था। तो इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया है, यानी कि अपना ये जो एक तरह से स्टेटमेंट थी, अपना एक आदेश दिया है, फैसला सुनाया है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है कि जो कि एक तरह से वोटर्स को फिर से वेरीफाई करना, चेक करना, उनमें न्यू वोटर्स को ऐड करना, और जो पुराने हैं या फिर पुराने तो नहीं, मतलब जो काफी ज्यादा जैसे जिनकी डेथ हो चुकी है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा चुके हैं, यानी कि माइग्रेट हो चुके हैं और उनका दो दो जगह वोट चला है, या फिर इसमें क्या होता है डुप्लीकेट वोट होते हैं, इन सभी को खत्म करने के लिए या फिर ऐसी प्रॉब्लम्स को एक तरह से खत्म करने के लिए ये एसआईआर जो प्रक्रिया है ये शुरू की गई थी। इसके अलावा कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि बीएलओ के जो काम करने के घंटे हैं उनको कम करने के लिए और कर्मचारी जो वो तैनात किए जाने चाहिए। इसके अलावा इसका कारण क्या है कि देश के जो 12 राज्य हैं उनमें ये एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में भी चल रहा है। उसके दौरान जो बीएलओ थे जिनमें ज्यादातर किनको तैनात किया गया था, जो शिक्षक होते हैं यानी कि जो टीचर्स थे, इसके साथ ही जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, और इसके साथ जितने भी गवर्नमेंट जो कर्मचारी थे, एक तरह से हम मान सकते हैं कि ग्रेड सी के मान लेते हैं या फिर हम बी के भी मान सकते, बी के तो नहीं, ख्याल सी ग्रेड के जितने भी कर्मचारी थे या फिर एम्प्लॉय थे उनको तैनात किया गया था, यानी कि उनको बीएलओ की एज अ बीएलओ उनको ड्यूटी दी गई थी। और इसके साथ ही दबाव के कारण एसआईआर प्रक्रिया की जो दबाव है, यानी कि वर्कलोड इतना होता है, एक तो अपने ऑफिस का वर्कलोड रहता है, उसके साथ ही जो बीएलओ का ये काम करना वो करना। तो इसी तरह जो 35 से 40 बीएलओ की ऐसी रिपोर्ट आई है जिन्होंने इस मामले के चलते सुसाइड कर लिया। इसके अलावा कोर्ट ने क्या कहा है कि मुख्य न्यायाधीश इसमें जो सूर्यकांत थे, इसके साथ ही जस्टिस जो जॉय माल्या थे, उन्होंने क्या कहा है कि जहां पर 10,000 कर्मचारी तैनात हैं वहां पर 30,000 क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने डायरेक्टली सवाल पूछा है कि जब 10,000 जो है उनको तैनात किया जा सकता है तो इसमें फिर 30,000 को क्यों नहीं तैनात कर सकते। तो इसी तरह यानी कि अब बीएलओ जो है उनकी अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी। इस कार्यभार इससे कार्यभार कम होगा, मानसिक स्वास्थ्य जो उनका सुरक्षित रहेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार के जो बीएल है उनकी कार्य स्थितियों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, और लेकिन चुनाव आयोग की जो मौतें हैं उनके लिए सीधे दोषी बिल्कुल नहीं माना। इसके साथ ही मुख्य निर्दोष इसमें क्या निर्देश दिए गए, सॉरी, इसमें जो मुख्य निर्देश यानी कि उन्होंने क्या क्या एक तरह से उन्होंने एक तरह से हमें गाइडलाइंस दी हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि राज्य ये तैनात करेगा एक्स्ट्रा जो स्टाफ होगा उसको। इसके साथ ही एसआईआर ड्यूटी से छूट के वैध अनुरोध, जैसे कि कोई बीमार हो या फिर व्यक्तिगत कारण, यानी कि किसी का कोई भी किसी भी इमरजेंसी को लेकर कोई भी केस कि एक तरह से इमरजेंसी के कारण, कि ऐसा ना हो कि अगर कोई व्यक्ति बीएलओ है या फिर कोई मान लीजिए कोई शिक्षक टीचर बीएलओ है, उसको किसी इमरजेंसी में जाना पड़ा तो उस पर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा, हालांकि उसकी पूरी कारण की पहले पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी रहेंगे उनको एसआईआर की ड्यूटी निभानी होगी, लेकिन दबाव कम करने के लिए जो स्टेट है वो सहयोग करेगी। उनके साथ एक तरह से असिस्टेंट जो है वो उनके साथ जो है असिस्टेंट उनकी एक तरह से अपॉइंट किया जा सकता है,
तो इसी तरह उनकी जो टेंशन है उनको कम करने के लिए, हालांकि काम फिर भी शिक्षक ही करेंगे SIR का, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम BLO की जो मौत हुई थी उसके रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में फिलहाल 35 से 40 BLO है, जिनमें अधिक से ज्यादा जो है सुसाइड के मतलब केसेस ज्यादा हैं। इसके कारण जो अगर हम ज्यादातर एक तरह से इनकी बात करें मौत की, तो जो है ये 4 नवंबर के बाद से ज्यादा प्रेशर उन पर पड़ा है, जिसके कारण उन्होंने अपना जो है सुसाइड का रास्ता चुन लिया था। इसके अलावा सबसे ज्यादा बात करें, सबसे ज्यादा देखें किसमें हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो है इसमें सुसाइड जो लोग थे यानी कि BLO थे उन्होंने सुसाइड किया है। तो बस इसी चीज को चलते जो सुप्रीम कोर्ट है उसने BLO के कार्यभार को यानी कि प्रेशर को कम करने के लिए ये स्टेट्स को एक तरह से निर्देश दे दिए हैं कि आप नए वर्क स्टाफ को या फिर आप जो फ्रेश स्टाफ होगा उसको आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, जैसे कि पता ही है सभी को कि अभी जो पुतिन है, हाल ही में कल जो पुतिन है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो अभी भारत में पहुंचे हैं, तो PM ने उनका वेलकम किया। PM वेलकम्स पुतिन एट एयरपोर्ट इन वार्म गेस्चर हेल्स इंडिया रशिया पार्टनरशिप, यानी कि भारत और रशिया की पार्टनरशिप को काफी ज्यादा उन्होंने सराहना की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पुतिन का हवाई अड्डे पर काफी ज्यादा स्वागत किया है। 4 दिसंबर को रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो 2 दिवस की यानी कि ये 2 दिन की यात्रा के लिए भारत आए हैं, और इसके चलते कोई यहाँ पर समझौते की बातचीत होगी, इनके बीच कुछ नए एक तरह से नई कमिटमेंट होने की बात भी हो सकती है, नए अलायंसेस साइन हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद पार्म हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, यानी कि जो हम आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, तो PM नरेंद्र मोदी जो है वो खुद गए हैं उनका स्वागत करने के लिए व्लादिमीर पुतिन का। ये स्वागत न केवल दोनों नेताओं की निजी मित्रता को दर्शाता है कि ये दोनों काफी ज्यादा मतलब एक तरह से एज अ बेस्ट फ्रेंड की तरह है, इसके साथ ही बल्कि जो भारत और रशिया की 80 साल पुरानी जो दोस्ती है उसको भी ये दर्शा रहा है। इसके साथ ही स्वागत का अंदाज क्या था, तो एयरपोर्ट पर उन्हें सरप्राइज दिया गया। उन्हें पुतिन के जो विशेष विमान है उसके लैंड होते ही PM मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उन्हें रिसीव किया। इसके साथ ही क्रेमलिन के अनुसार ये जो अप्रत्याशित स्वागत है इससे रूस के जो राष्ट्रपति वो काफी ज्यादा एक तरह से सरप्राइज हो चुके थे। इसके अलावा संस्कृति दिखाई, यानी कि हवाई अड्डे पर जो भारतीय कला पारंपरिक नृत्य आप यहाँ पर पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, तो ये एक नृत्य यहाँ पर चल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर भारत की जो संस्कृति है उसके जरिए जो राष्ट्र व्लादिमीर पुतिन है उनका स्वागत किया गया है। इसके साथ ही भारत रूस और की साझेदारी की सराहना की गई है कि PM मोदी ने इस अवसर पर भारत रूस के संबंधों की सराहना यानी कि तारीफ करते हुए ये कहा कि ये साझेदारी जटिल वैश्विक जो परिस्थितियां उसमें अभी तक अटल बनी हुई है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे कि बहुत सारे दबाव डले, लेकिन अभी भी रूस और भारत की जो दोस्ती है वो अभी भी फिलहाल ऐसे ही बनी हुई है, ठीक है। इसके साथ ही दौरे का एजेंडे की अगर हम बात करें, यहाँ पर एजेंडे की बात करें तो इसमें क्या है, ये जो 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन है, 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट हो रहा है ये, और इसमें जो है निम्न मुद्दे पर मतलब कुछ ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर हम देखेंगे, उन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। सबसे पहले जो है ये बातचीत होने वाली रक्षा सहयोग पर, जिसमें जो है S-400 जो हमारी यानी कि हमने जो रक्षा प्रणाली खरीदी है इसकी और ज्यादा खरीद की बात होगी, यानी कि रशिया से हम इसको और ज्यादा खरीद करने वाले हैं। इसके साथ ही 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन के जो लड़ाकू विमान है जिसमें Su-57 जेट जो है, तो इनकी खरीद पर बातचीत होने वाली है, और इसके साथ ही और सैन्य हार्डवेयर जो है उनको हम खरीदने की बातचीत करेंगे, उनके सामने प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी ये बात। इसके साथ ही व्यापार और ऊर्जा की, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार होगा उसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें जो ऊर्जा सहयोग रहेगा उसमें भी दोनों देश जो है वो सहयोग के साथ बातचीत करने वाले हैं, और इसके साथ ही एक आर्थिक साझेदारी पर भी बात होगी, यानी कि ट्रेड पर बातचीत होगी कि कितना ट्रेड कौन सी कंट्री से कितना ट्रेड रखा जाएगा। इसके साथ और कार्यक्रम क्या होने वाले हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन में आज उनका यानी कि 5 दिसंबर को उनका जो है अनौपचारिक स्वागत होगा। राजघाट पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि भी देंगे। हैदराबाद हाउस में शिखर वार्ता होगी, और PM मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में अनुदित भगवत गीता जो है वो भी
भेंट की है, यानी कि उनको एक तरह से ऐसा जो ऑनर की तरह देते हैं, ऑनर तो एक तरह से उन्हें स्वागत में दिया गया है, जैसे कोई बुके वगैरह देते हैं उसी तरह उन्होंने ऑनर की तरह जो भगवत गीता है रूस की लैंग्वेज में उनको दी है राष्ट्रपति पुतिन को। ठीक है, तो इसी तरह पूरे ये बातचीत, ये एजेंडा रहेगा इस पूरी मीटिंग का, ये 2 दिन की यात्रा का। बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगी और जो भी बातचीत होती रहेगी उनको हम आपके मतलब इस न्यूज में हम मतलब डे बाय डे उनको कवर करते रहेंगे अच्छे से। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। न्यूज क्या आ रही है, तो इन अ फर्स्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट डिप्लॉयज नोवल सिस्टम टू एड फ्लायर्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी। पहली बार बेंगलुरु हवाई अड्डे ने कम गतिशीलता वाले जो यात्री हैं उनके लिए एक नई प्रणाली लागू की है। अब नया सिस्टम क्या है, ये एक नया सिस्टम जो है डिप्लॉय किया गया बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर। बेंगलुरु का जो कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर KIA इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये जो एयरपोर्ट है इस पर भारत का पहला उन्नत सहायता प्रणाली मोबिलिटी असिस्ट लॉन्च किया गया। ये प्रणाली कम गतिशीलता वाले यात्री जैसे कि व्हील चेयर यूजर्स, यानी कि जो व्हील चेयर वगैरह यूज करते हैं, इसके साथ ही जो बच्चे हैं या फिर जिनको ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है उनके लिए सुरक्षित और सहज बोर्डिंग और डिसएम्बार्किंग जो है वो सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही मुख्य विशेषताएं क्या हैं इस पूरी प्रणाली की, इसमें व्यक्तिगत सहायता दी जाएगी, यानी कि इंडिविजुअली हेल्प मिलेगी। कोई ऐसा व्यक्ति अगर हो तो एयरलाइन के माध्यम से अनुरोध पर, यानी कि रिक्वेस्ट करने पर उपलब्ध पूर्ण अंत से अंत समर्थन प्रदान होगा, सुरक्षा और आराम दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, शारीरिक तनाव कम होगा और इसके साथ ही जोखिम कम होगा। यात्रियों और स्टाफ दोनों के लिए आरामदायक ये प्रणाली काम करने वाली है। तो ऐसी एक नई खोज या फिर एक नई ऐसी टेक्निक लाई गई है। इसके साथ ही ये जो प्रणाली है हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस जो है HCG, ये देखिए हेल्थ केयर ग्लोबल इंटरप्राइजेस, तो इनके जो संस्थापक हैं डॉक्टर हाँ एंड जो है PS अजय कुमार जो इनके फाउंडर हैं, उनके द्वारा ये पूरा प्रणाली दान की गई है, जो उनके बेटे आदर्श अजय कुमार की स्मृति में है। और आदर्श डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित थे, यानी कि एक तरह से उनको ऐसी बीमारी थी, तो उन्होंने और एयरपोर्ट ट्रांसफर की कमी से परेशान रहते थे और उन्होंने लोगों को इस चीज में, यानी कि उनकी सहायता करने के लिए उनकी यात्रा को और ज्यादा थोड़ा सा उनको सुखद यानी कि आसान बनाने के लिए तो ऐसी प्रणाली उन्होंने विकसित की है और ये जो है बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इसको पहले डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो इसमें जैसे यहाँ पर उन्होंने इस न्यूज में एक बार देख लेते हैं कि उन्होंने एक और यहाँ पर सिस्टम की बात की है, प्रोग्राम की, सनफ्लावर जो लैंड यार्ड प्रोग्राम होता है। तो ये क्या होता है, ये मतलब इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त जो हिडन डिसेबिलिटी यानी कि अदृश्य विकलांगता जिसको हम देख नहीं सकते उसकी पहचान प्रणाली है। इसे विशेष रूप से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या फिर शॉपिंग मॉल जैसे ऐसी जगह पर इनको लागू किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों की जो विकलांगता या फिर स्वास्थ्य स्थिति जो है उससे बाहर नहीं दिखाई देती, जिसमें ऑटिज्म होता है, डिमेंशिया होता है, चिंता का यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर उनको रहते हैं, सुनने या फिर बोलने में कठिनाई रहती है, क्रॉनिक दर्द रहता है या फिर ADHD, PTSD। तो ऐसे यात्री होते हैं अक्सर ज्यादातर समय जो अपना शांत व्यवहार, थोड़ी बहुत मतलब मदद की जरूरत रखते हैं, लेकिन बिना किसी संकेत के, यानी कि उनको पता ना चले कि स्टाफ उनकी हेल्प कर रहा है। तो इसी तरह इनकी कुछ उम्मीदें ऐसे यात्रियों की रहती हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छी पहल है ऐसे जो एक तरह से पर्सन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारी न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज क्या आ रही है, वाइल्ड लाइफ बॉडी PNHS टू रिलीज 6 क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स इन असम इन 2026। यानी कि असम की जो वन्य जीव संस्था है BNHS, तो BNHS 2026 में असम से 6 जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय गिद्ध जो होते हैं उनको छोड़ने की ये योजना बना रही है, यानी कि गिद्ध जो है ये छोड़े जाएंगे। आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं, ये देखिए ये पूरे 6 है, यहाँ पर एक पीछे इसके और ये, ठीक है। तो ये जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है BNHS का फुल फॉर्म है। तो उन्होंने घोषणा की कि जनवरी 2026 में हाल ही में 2026 में असम के जो कामरूप और जो विश्वनाथ जिले हैं उसमें 6 जो गिद्ध होंगे
गिद्ध होंगे उनको छोड़ा जाएगा, जंगलों में छोड़ा जाएगा। इसके अलावा संरक्षण के प्रयास के हम देखें तो BNHS ने पिछले 15 साल से रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स और असम वन विभाग के सहयोग से गिद्धों को बचाने का ये काम किया था। यानी काफी लंबे समय से ये जो काम एक तरह से वाइल्ड लाइफ बॉडी है ये काम कर रही है। भारत में गिद्धों की आबादी अगर हम 1990 के दशक से देखें तो 4 करोड़ से घटकर अब सिर्फ 1 लाख रह चुकी। यानी कि 1990 के टाइम पर ये 4 करोड़ थी, 4 करोड़, लेकिन अब घटकर जो है सिर्फ 1 लाख रह चुकी है। ठीक है, तो इसी तरह मुख्य रूप से दवा डाइक्लोफेनाक के विषाक्त प्रभाव के कारण, इसके अलावा प्रभाव क्या रहेगा इसका, ये जो गिद्ध होंगे जब ये छोड़े जाएंगे तो ये किसानों की हेल्प करेंगे, क्योंकि ये पशुओं को जो मरे हुए पशु होते हैं उनको साफ करते हैं और कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको खत्म करके बीमारियों का जो प्रसार होता है यानी कि बीमारी को फैलने से रोकते हैं। इसके साथ ही असम सिलेंडर विल्ड गिद्ध का जो भारत में अंतिम प्रमुख स्थल है अगर हम देखें तो लास्ट ये प्रमुख स्थल इसका। इसके साथ ही छोड़े जाने वाले जो गिद्ध है वो 2 से 3 साल के हैं, यानी कि इनकी एज की बात करें। इसके साथ ही गिद्ध जो है झुंड में रहते हैं और 5 वर्ष के बाद जो है परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाते हैं। अगर 5 वर्ष किसी की एज हो चुकी तो ये मैच्योर हो जाते हैं गिद्ध, और 50-60 साल तक ये जिंदा भी रह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50 से 60 साल तक ये मतलब इनकी लाइफ होती है। इसके साथ ही अगर हम देखें डाइक्लोफेनाक का गिद्धों पर क्या प्रभाव होता है, जैसे टॉक्सिक इफेक्ट रहता है इनका। डाइक्लोफेनाक क्या है, एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है जिसका इस्तेमाल क्या होता है पशु खास करके गाय भैंस जो होती है उसमें दर्द बुखार सूजन इसके इलाज के लिए बहुत किया जाता था। यही जो दवाई है 1990 से लेकर 2000 के दशक में भारत पाकिस्तान नेपाल में गिद्धों की आबादी के 95 से लेकर 99% तक जो विनाश है ये दवाई उसका मुख्य कारण बनी है। यानी कि हम कह सकते हैं डाइक्लोफेनाक ऐसी एक दवाई एक तरह से ऐसा केमिकल है जिसके कारण जो गिद्ध है उनकी संख्या कम होती है। अब देखिए कैसे मारता है डाइक्लोफेनाक गिद्धों को, इनको थोड़ा प्रोसेस में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो मृत पशु होते हैं उनका मांस खाना। गिद्ध जो होते हैं जो भी मरे हुए पशु होते हैं उनका यानी कि मृत पशुओं का मांस खाते हैं तो अपना भोजन करते हैं, हमें पता है। इसके अलावा डाइक्लोफेनाक जो उसका अवशेष अगर मान लीजिए पशु की मृत्यु से कुछ दिन पहले डाइक्लोफेनाक का उसको इंजेक्शन अगर दिया जाता है तो वो उसकी बॉडी में रह जाएगा, और उसकी जो अगर मान लीजिए उस एनिमल की या फिर उस कोई भी जो पशु है उसकी मृत्यु हो गई तो अब उस पशु को कौन खाएगा, गिद्ध खाएगा। तो जब गिद्ध खाएगा तो इससे क्या होगा, फिर उसकी बॉडी में भी जाएगा, इसके कारण उसको भी मतलब उसकी बॉडी पर भी इसका इफेक्ट देखा जाएगा। इसके साथ ही जो किडनी फेलियर हो सकता है, इसके अलावा गिद्ध की जो गर्दन वगैरह झुक जाती है तो ये सब इसके प्रभाव पड़ते हैं। भारत सरकार ने क्या किया है इस चीज के लिए, गिद्धों के बचाव के लिए 2006 में मानव उपयोग वाले जो डाइक्लोफेनाक है उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। दूसरा 2008 में एक प्रयास किया गया है, पशु चिकित्सा में भी इस चीज को बैन कर दिया गया है। 2015 में अगर देखें तो बड़े वायल पर भी प्रतिबंध लगा है, क्योंकि काला बाजार में ये दवाई लगातार यानी कि काला बाजार चल रहा था तो ये दवाई लगातार आ रही थी बैन होने के बावजूद। इसके बाद सुरक्षित विकल्प क्या है, मेलोएक्सिकम को गिद्धों की सुरक्षा के लिए पाया गया और उसका प्रचार भी किया गया है। तो इसी तरह कुछ जगह पर अवैध रूप से डाइक्लोफेनाक का यूज होता है जिसके कारण जो गिद्ध है उनको कहीं ना कहीं वो मृत पशुओं को खा लेते हैं तो उनकी जो मौत हो जाती है और मौत का कारण यही दवा बनती है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये न्यूज ने ये हमारा है एडिटोरियल, इसको हम कवर करते हैं। तो हमारा ये एडिटोरियल क्या, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज 5 दिसंबर है, यानी कि आज जो है वर्ल्ड सॉइल डे है। तो इसमें जो एडिटोरियल भी इसी से रिलेटेड है, सॉइल अर्थ से रिलेटेड। अ डे टू पॉज एंड कम डाउन टू अर्थ, यानी कि जो डे होगा उसमें एक तरह से एक दिन रुककर जमीन पर आने का। तो इसका पूरा अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो इसको पूरे एडिटोरियल को हम समझते हैं आखिर इसमें बात क्या की गई है। तो ये एडिटोरियल AN ज्ञानेश मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। अब शुरू करते हैं। क्या कहा गया है कि every year on December 5 the world pauses to acknowledge one of the most overlooked foundations of human civilization, soil. World Soil Day established by the Food and Agriculture
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज मोर देन इन्वायरमेंट ऑब्जर्वेंस। क्या बात कही है कि हर साल 5 दिसंबर को दुनिया मानव सभ्यता के सबसे अनदेखे आधारों में से एक को याद करने के लिए 5 दिसंबर का डे रखा जाता है। मिट्टी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और जो कृषि संगठन है उनके द्वारा स्थापित विश्व मृदा दिवस एक पर्यावरणीय अनुष्ठान से कहीं जाता है। यह उस दिन मौन और जीवन संसाधन की याद दिलाता है जो कि जीवन को बनाए रखता है। 2025 की बात करें, उसका थीम क्या है? हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज, यानी कि स्वस्थ मिट्टी के लिए स्वस्थ, हाँ, हेल्दी सॉइल फॉर, हाँ, स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी। थीम है ग्रामीण कृषि भूमि से ध्यान हटाकर इसको जंगल की तरफ ले जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण सच्चाई की तरफ लेकर जाता है। इसके साथ ही बल्कि एक लचीले शहरी भविष्य के निर्माण में भी ये काफी ज्यादा सहयोगी, यानी कि जो थीम की अगर हम बात करें तो ये गांव से हटाकर इसको इस बार सिटीज पर मतलब इसको केंद्रित किया गया है। इसके साथ ही दुनिया की जो 56% से ज्यादा आबादी है वो अब शहरों में रहती है। शहरी वातावरण अभूतपूर्व जो बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें इन्वायरमेंट्स को लेकर चुनौतियां हैं, तो चुनौतियां जिसमें खाद्य असुरक्षा, प्रदूषण से लेकर जो विनाशकारी बाढ़ आती रहती है, डिवेस्टेटिंग फ्लडिंग होते हैं एंड एक्सट्रीम हीट होती है, तो इन सभी समस्याओं का सामना जो है शहरी लोग कर रहे हैं, इनका ये कहना है। इसके साथ ही इन समस्याओं के समाधान के केंद्र में एक भुला दिया गया सहयोगी है शहरी मिट्टी। उन्होंने कहा कि एक एलआई जो है उसको अक्सर भुला दिया जाता है अर्बन सॉइल को। आगे क्या बात करते हैं? एन अनसंग हीरो, यानी कि एक गुमनाम नायक जो होता है। तो वो कहते हैं कि जब हम मिट्टी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में खेतों की तस्वीर आती है, लेकिन हमारे जो शहरी मिट्टी है मूक, वो आखिर गुमनाम हो जाते हैं। तो वे जीवित फिल्टर, प्राकृतिक स्पंज या फिर कार्बन सिंक होते हैं जो हमारे पार्क, सड़कों के पेड़, सामुदायिक उद्यानों के बीच जो लगातार मौजूद रहते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य, इनका जो स्वास्थ्य धीरे सीधे और हमारी शहरी आबादी के कल्याण से जुड़ा हुआ। एक चम्मच स्वास्थ्य मिट्टी यानी कि हेल्दी सॉइल को लेकर मिट्टी में पृथ्वी पर जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा उसमें जीव होते हैं, यानी कि एक चम्मच जो मिट्टी होती है, आप खुद अंदाज लगाइए, उसमें मान लीजिए ये एक चम्मच है, इसमें मिट्टी जितनी रखी जाएगी उसमें कितने जीव होंगे? जितने हमारे पूरे वर्ल्ड में, मान लीजिए पूरा वर्ल्ड है, इस पूरी पृथ्वी पर जितने पूरे वर्ल्ड में जितनी पृथ्वी पर जीव होते हैं ना, उतने ही एक चम्मच मिट्टी में जीव पाए जाते हैं, इनका ये कहना है। और ये जो होते हैं जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र, असाधारण सेवाएं, ये सब प्रदान करते हैं, यानी कि इनके बिना भी हम कहें ना हमारा जो इकोसिस्टम नहीं चल सकता, यानी कि इन जीवों की भी हमें जरूरत रहती है अपने इकोसिस्टम को चलाने के लिए। तो इसके साथ ही ये और क्या बात करते हैं कि इनमें शामिल क्या होता है? पहला इन्होंने कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं कि फर्स्ट क्या है? कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम हीट, अर्बन एरियाज ऑफन बिकम हीट आइलैंड्स several degrees warmer than their surroundings. Healthy soil, especially when covered with vegetation, absorb heat, sequester atmospheric carbon, and act as natural air conditioners in park, community gardens, and green medians. जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी से निपटना। शहरी क्षेत्र अक्सर हीट आइलैंड बन जाते हैं जो कि आसपास के क्षेत्रों से कई ज्यादा गर्म होते हैं। स्वस्थ मिट्टी, खासकर जब वनस्पतियों से जो ढकी होती है, उस गर्मी को अवशोषित करती है। वायुमंडल की जो कार्बन की स्थिति होती है, वो वायुमंडल जो वो कार्बन को सोखती है। पार्क, बगीचे, हरे भरे मैदानों में प्राकृतिक एयर कंडीशनर का काम करती है। इसके साथ ये दूसरे पॉइंट की क्या बात करते हैं? सेकेंडली वो कहते हैं प्रिवेंटिंग फ्लड्स एंड मैनेजिंग वाटर एज क्लाइमेट चेंज इंटेंसिफाइज रेनफॉल, cities paved with concrete surfacing face frequent flooding, यानी कि बाढ़ को रोकना, जल प्रबंधन करना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से वर्षा, शहरों में बाढ़ की समस्या बढ़ रही है। कंक्रीट से पक्की सतह बांधे की पहली पंक्ति का जो कहा गया है, मिट्टी शहर की सुरक्षा कवच होती है, ये बात इसमें कही गई है। इसके अलावा तीसरा क्या कहते हैं? शहरी खाद्य प्रणालियों में जो जैव विविधता पाई जाती, बायोडाइवर्सिटी होती है, उसका समर्थन मिलता है। छतों पर बने खेतों से लेकर जो पिछवाड़े के भूखंड होते हैं, यानी कि जो बैकयार्ड प्लॉट्स वगैरह होते हैं, उनमें शहरी कृषि का उदय पूरी तरह से
उपजाऊ मिट्टी पर निर्भर करता है, जिसमें खाद्य श्रृंखला जो होती है वो छोटी होती है। और स्थानीय लचीलापन बढ़ता है। ये जो मृदा आधारित आवास जीवन के एक जाल को भी सहारा देते हैं। जीवन के कीड़ों से लेकर केंचुआ, सूक्ष्म जीवों से लेकर परागकण जो होते हैं उन तक जो अपघटन और जो पौधों की वृद्धि होती है उसके लिए आवश्यक होता है। इसमें चौथा क्या कहा गया है कि जो भी शहरी हरे भरे स्थान होते हैं उसमें प्रकृति के साथ संपर्क, या फिर यहाँ पर विटामिन एन यानी कि नेचुरल की बात की गई है। विटामिन नेचर जो है उसकी मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, जिससे तनाव, चिंता, एंजाइटी वगैरह ये कम होता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये सब कम होता है। तो इसी तरह इन्होंने बात की। इसके साथ ही क्या कहते हैं, जो बागवानी, हरे भरे मिट्टी से भरपूर वातावरण होते हैं उसमें जितना भी समय बिताया जाता है वो शारीरिक गतिविधियों को एक तरह से इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने क्या, अ ब्लू प्रिंट फॉर एक्शन। अब देखिए एक्शन के लिए ब्लू प्रिंट क्या इन्होंने बताया, कार्यवाही का खाका कैसा होना चाहिए, स्वस्थ शहरों के लिए स्वस्थ मिट्टी यानी कि हेल्दी सॉइल फॉर द हेल्दी सिटीज। ये एक तरह से थीम है, ये कैंपेन का ब्लू प्रिंट है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग अवर अर्बन लैंडस्केप्स के लिए। इट कॉल्स ऑन म्यूनिसिपल गवर्नेंस, प्लानर्स, कम्युनिटी ग्रुप्स एंड एवरी रेजिडेंट टू बिकम स्टेप वार्ड्स ऑफ द ग्राउंड बीनीथ देम। यानी कि जो भी ये जो नगर पालिका सरकारें होती है, योजनाकार जितने भी सामुदायिक समूह होते हैं, हर एक निवासी से अपने अधीनस्थ के संरक्षण जो उनका आह्वान करते हैं। इसके अलावा प्रमुख कार्य यहाँ पर बताए गए, कार्य क्या है इनको देख लेते हैं, मतलब क्या क्या हम काम करते हैं। पहला क्या होना चाहिए, अर्बन सॉइल रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि अर्बन सॉइल जो होती है उसको रिस्टोर करना और उसको प्रोटेक्ट करने से। सिटीज मस्ट प्रायोरिटाइज रिहेबिलिटेटिंग डिग्रेडेड लैंड थ्रू कंपोस्ट एडिशन, सॉइल टेस्टिंग एंड ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स, limiting further soil sealing from new construction is equally critical to protect these non-renewable resources। यानी कि पहला क्या है, शहरी मृदा को पुनर्स्थापन संरक्षित शामिल करना चाहिए। शहरों को खाद, मृदा परीक्षण, जैविक संस्थानों के माध्यम से शहरित जो भूमि होती है उसके पुनर्वास को प्राथमिकता देनी चाहिए। निर्माण कार्यों से जो भी सीलिंग वगैरह होती है उसको मृदा को रोकना चाहिए और इस गैर नवीकरणीय संसाधन की रक्षा के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ सेकेंडली प्रोमोटिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी मस्ट रिप्लेस कंक्रीट विद सॉइल बेस्ड सॉल्यूशन wherever possible. Soils under parks, rain gardens and tree beds are not just aesthetic, they are vital infrastructure that reduces flooding and heat stress। हरित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, जहां तक संभव हो कंक्रीट की जगह मिट्टी आधारित समाधानों का इस्तेमाल करना चाहिए। पार्क, जो भी वर्षावन होते हैं, वृक्ष की पट्टियों, उनके नीचे मिट्टी सिर्फ सौंदर्य पर की नहीं होती बल्कि एक बुनियादी ढांचा भी होती है जो कि बाढ़ और गर्मी को कम करती है। तीसरा, championing urban agriculture, community and backyard gardens are powerful tools for improving soil health while providing fresh food, recreation and social bonding. The theme encourages everyone to plant even in containers on a balcony। शहरी कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। सामुदायिक पिछवाड़े के जो मतलब बैकयार्ड जो प्लॉट्स होते हैं उसमें मिट्टी की सेहत को सुधारने के साथ साथ ताजा भोजन लगा सकते हैं। मनोरंजन, सामाजिक जुड़ाव से बढ़ाने वाले जितने भी प्रभावशाली साधन वहां पर होने चाहिए। ये जो थीम है सभी को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर यहाँ तक कि बालकनी में भी, गमलों में भी आप पौधे लगा सकते हैं। फोर्थली क्या था, एम्ब्रेसिंग रिस्पॉन्सिबल सॉइल मैनेजमेंट, दिस इन्वॉल्व्स अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली practices such as reducing chemical fertilizers, minimizing pesticides use, planting native spices and protecting topsoil with mulching। यानी कि जिम्मेदार मृदा प्रबंधन को अपनाना होगा। इसमें पर्यावरण अनुकूल जो तरीके उसमें शामिल, जैसे कि रसायन उर्वरकों को कम करना, पेस्टिसाइड्स को यूज कम करना, कीटनाशकों का कम इस्तेमाल, स्थानीय जो प्रजाति हैं वो लगानी चाहिए। मल्चिंग से ऊपरी मृदा की सुरक्षा होती है। फिफ्थ क्या कहते हैं, बूस्टिंग सॉइल लिटरेसी एंड कंपोस्टिंग, स्कूल्स आर encouraged to host hands on soil tests and workshops। meanwhile every household can contribute to this by composting kitchen waste and turning organic residues into nutrient rich food for urban soil। यानी कि जो मृदा साक्षरता, खाद्य निर्माण को बढ़ावा देना होगा। स्कूलों को मिट्टी व्यवहारिक जांच कार्यशाला आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसी बीच हर घर के लोग जो है रसोई के कचरे को खाद में बदल सकते हैं। जैविक अवशेषों को शहरी मिट्टी के लिए पोषक तत्वों से भरपूर योगदान दिया जा सकता है। अब इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, द बेसिस ऑफ हेल्थी क्राइसिस,
सॉरी, हेल्दी सिटीज। स्वस्थ शहरों का आधार क्या है? On December 5 this year, the message is clear. The foundation of the resilient city is not just steel and concrete. It is living, breathing soil. By caring for the ground beneath our feet, we directly safeguard our cities, our health, and our shared future. Healthy cities depend on healthy soils, and healthy soils depend on informed, engaged communities. यानी कि 5 दिसंबर का ये जो संदेश दिया गया ये साफ है। एक लचीले शहर की नींव सिर्फ स्टील और कंक्रीट नहीं होती, यह जीवित सांस लेता हुआ सोल है। अपनी जमीन की जो देखभाल करके हमें अपने शहर, अपने स्वास्थ्य, अपने साझा भविष्य की रक्षा करते हैं। स्वस्थ शहर जो होते हैं स्वस्थ मिट्टी पर निर्भर करते हैं, और स्वस्थ मिट्टी जागरूक और सक्रिय जो समुदाय होते हैं, कम्युनिटीज होती है, उन पर डिपेंड करती है। तो इसी तरह यहाँ पर पूरी मिट्टी की बात की गई है कि जो मिट्टी है उसको किस प्रकार से एक तरह से मतलब उसके शहरों में भी कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है? तो ये न्यूज है, इंडिया कट्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स बाय आ शार्प 38% इन द अक्टूबर। यानी कि अक्टूबर में जो है 38% ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कमी की गई है। कि भारत ने अक्टूबर में रूस तेल आयात में 38% की भारी कटौती की। इंडिया इंपोर्टेड $3.55 बिलियन वर्थ ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया इन अक्टूबर 2025, डाउन फ्रॉम $5.8 बिलियन इन अक्टूबर 2024। यानी कि 2024 से बात करें, 2024 में जितना था उससे जो है $5 बिलियन की हमने कटौती की है इस साल। रशियन स्टील अकाउंट्स फॉर अबाउट 32% ऑफ इंडियंस टोटल ऑयल इंपोर्ट्स बाय वैल्यू एंड वॉल्यूम। अब देखिए, भारत सरकार के जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़े के अनुसार, यानी कि जो भी आंकड़े अक्टूबर 2025 में भारत ने रूस से कच्चे तेल आयात में जो मूल्य के आधार पर 38% भारी कटौती की। पिछले साल 5.8 बिलियन अरब डॉलर के मुकाबले इस साल अक्टूबर में ये 3.55 बिलियन डॉलर रह चुका है। मात्रा के लिहाज से अगर हम देखें तो 31% की कमी आई है, मात्रा की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो। अब इसके साथ यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं, सितंबर 2024 का, ये जनवरी का, मई का, और ये फिर अक्टूबर की बात यहाँ पर की गई है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पर कारण इसके अगर हम देखें तो सबसे पहले से उच्च आधार प्रभाव पड़ा। अक्टूबर 2024 में रूस से ऐतिहासिक यानी कि जितना भी इंपोर्ट किया ऐतिहासिक रूप में सबसे ज्यादा था, जिसके कारण तुलना में ज्यादा गिरावट देखी गई है। दूसरा, कुल तेल में आयात में कमी आई। भारत का जो टोटल हम इंपोर्ट की बात करें तो अक्टूबर 2025 में 15.4% रह चुका है। इसके साथ ही जो कि वैश्विक कीमतें मांग में बदलाव से भी जुड़ा हुआ है। दूसरा नेक्स्ट कारण क्या है कि अमेरिका के प्रतिबंध और दबाव, इसका ये एक कारण बताया जा रहा है। तो इसमें क्या है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, उन्होंने अक्टूबर में रूस की 2 प्रमुख तेल कंपनियां थी, हमने न्यूज सुनी थी उस समय पर, आपने भी देखा होगा, रोसनेफ्ट और जो एक कंपनी थी इसमें लुकोइल, इस पर बैन लगा दिया था, जिससे भारतीय रिफाइनरों की जो आपूर्ति श्रृंखला उसको बदलाव करना पड़ा। यानी कि उनको जो अपनी एक तरह से इंपोर्ट था वो कम करना पड़ा था, क्योंकि इन 2 कंपनियों पर यूएसए के द्वारा बैन लगाया दिया गया था। ठीक है, तो इसी का कारण भारतीय कंपनियों को इंपोर्ट अपना डाउन करना पड़ा, कम हो गया। इसके साथ ही इससे पहले अगस्त में भारत के सभी निर्यात पर जो 50% टैरिफ लगाया गया था अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा था, जो कि अप्रत्यक्ष की इनडायरेक्टली ऊर्जा को भी प्रभावित कर रहे थे। हालांकि भारत ने इस चीज को अस्वीकार कर दिया और कहा है कि ऊर्जा स्रोतों का जो विविधीकृत यानी कि अपने ऊर्जा स्रोतों को एक तरह से डाइवर्सिफाई कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें इसकी जो संभावनाएं क्या रहेंगी, तो सकारात्मक देखें तो विविधीकरण जो कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा में मजबूत करेगी और मुद्रास्फीति को कंट्रोल रखेगी। लेकिन चुनौतियां क्या रहेंगी, अगर ऐसा होगा तो सस्ता जो रूस तेल की कमी होगी, तो इससे क्या होगा, ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो कि उपभोक्ता यानी कि जो भी कंज्यूमर्स होते हैं उन पर असर डालेगी। इसके साथ ही यूक्रेन युद्ध की जो फंडिंग है उस पर का भी आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पूरी यही न्यूज थी। यानी कि इसके अगर हम इफेक्ट की बात करें तो रशिया के साथ हमारे जो एक तरह से संबंध है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर
थोड़े कम हो सकते हैं या फिर उसमें भी बदलाव देखा जाएगा जब हम रशिया से अपना जो ऑयल इंपोर्ट बंद कर देंगे। लेकिन हाल ही में अभी जो कल जो यहाँ पर राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए हैं, तो उनके भारत के साथ क्या समझौते रहेंगे, क्या बातचीत रहेंगी, इस पर देखा जाएगा। यानी कि उनके द्वारा क्या मतलब क्या फैसला लिया जाएगा, क्या कुछ नहीं, और इसमें भारत क्या कर सकता है, तो इन सभी को आगे 2-3 दिनों में देखा जाएगा। तो इसी तरह ये जो है हालांकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया 38% जो कमी है वो देखी गई है ऑयल इंपोर्ट में, रशिया से जो हम इंपोर्ट करते हैं। ये था हमारी न्यूज। आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है दोस्तों, आज की न्यूज जो थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हमने बहुत सारी न्यूज को कवर किया जिसमें कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जिसमें क्वेश्चन ना पूछा जाए, सभी न्यूज इंपॉर्टेंट है। ऐसी है इनमें क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे gave the green light for which state government to allot land occupied for an open prison complex to a BATL battle, an arrangement which will see inmates share the neighborhood with supersonic cruise missiles। तो इसमें आपने आंसर बताना है। ऑप्शंस क्या क्या है, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु। सही आंसर जो रहेगा आपने बताना होगा हमें कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इसका आंसर कहीं से सर्च करके देख सकते हैं। हम मिलते हैं कल के सेशन में और कल आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।